नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिशा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी का एनमिशा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले एनमिशा क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर आपके जीवन में उन्नति प्रदान करें। ठीक है, इसी कामना के साथ मैं आज आप सभी को बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में इकाई प्रथम के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र को पढ़ाऊंगा। त्रिभाषा सूत्र में आज हम अध्ययन करेंगे त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, त्रिभाषा सूत्र क्या है, किस तरह त्रिभाषा सूत्र लाया गया और त्रिभाषा सूत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि क्लास अच्छी लगे, क्लास समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ चीज़ें नहीं समझ आए वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आपको आपके विद्यालय जैसा यहाँ माहौल मिलेगा और हम प्रयास करते हैं कि आपको आपके विद्यालय से बेहतर शिक्षण प्रदान करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, बिना देर के भी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात देखिए करेंगे हम कि त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी क्यों, हमारे भारत में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है तीन भाषाओं का एक जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि जानते हैं, पहला हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में था, यानी कि गुलाम था। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद बात पड़ती है शिक्षा में सुधार की। तो शिक्षा में सुधार के लिए कई सारे आयोगों का क्रमशः गठन किया गया। सबसे पहले आपका राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस तरह कई सारी योजनाएं नीतियां बनाई गई शिक्षा में सुधार हेतु। तो सबसे पहले एक बनाया जाता है आयोग, राधा कृष्ण आयोग, जिनका काल था 1948 से 49। तो राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि शिक्षा जो प्रदान की जा रही है अन्य सभी राज्यों में, तो उसके लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो इस पे विचार विमर्श करके राधा कृष्ण आयोग जो था, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मुख्य थे अध्यक्ष वह राधा कृष्ण जी थे, इसीलिए उनके नाम पे राधा कृष्ण पड़ा हुआ है। राधा कृष्ण आयोग पे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो है, आप वहाँ से आकर के जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र की। तो देखिए राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर पर सिर्फ 3 भाषाएं होनी चाहिए। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? पहली थी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी थी हिंदी और तीसरी थी अंग्रेजी। यानी इन्होंने कहा कि पहली जो क्षेत्रीय भाषा, देखिए क्षेत्रीय भाषा का मतलब है वहाँ की प्रांतीय भाषा से, यानी कि राज्य की भाषा से। जैसे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, ठीक है, तमिलनाडु की तमिल है, इस तरह क्षेत्रीय भाषा। तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। पहला है क्षेत्रीय भाषा जो उनके राज्य की भाषा है, दूसरा है हिंदी और तीसरा है अंग्रेजी। हिंदी देखिए यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा थी, तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, यह जिम्मेदारी बन गई थी कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि यह राजभाषा है, हर राज्य में इसका ज्ञान कराया जाए हर राज्य के बालकों को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा हो, हिंदी हो और अंग्रेजी हो, ये 3 भाषाओं का ज्ञान माध्यमिक स्तर पे कराया जाना चाहिए। लेकिन जो अन्य राज्य थे, जैसे कि जो कि गैर हिंदी भाषी थे, उनको लगा कि अगर हम हिंदी का ज्ञान कराएंगे तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वह कहीं ना कहीं दब जाएगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और इसको लागू नहीं होने दिया, इसको नहीं अपनाया। उसके बाद क्या होता है, एक नया आयोग आता है कि राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बाद मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग इन्होंने यह 1952 में आता है। सबसे पहले यह समझेंगे कि यह 1952 में आता है, और 1952 में जब मुदालियर आयोग का गठन होता है तो इन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 8 में हिंदी भाषा की अनिवार्यता कर दिया है। यानी कि हर राज्य में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, ठीक है, जिन्हें हम निम्न माध्यमिक स्तर भी कहते हैं, ठीक है, तो 6 से लेकर 8 तक में हिंदी भाषा की अनिवार्यता कर दी जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, किन भाषाओं का? 2 भाषाओं का। अब 2 भाषा कौन कौन सी, इसको देखिए। सबसे पहले प्रादेशिक भाषा वह हिंदी, यानी कि जो राज्य हिंदी न बोलने वाले हैं, जहाँ हिंदी भाषा प्रयोग नहीं होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाए कि जो गैर हिंदी क्षेत्र हैं, जो गैर हिंदी भाषी प्रांत हैं, उसमें एक प्रादेशिक भाषा हो, यानी कि उनके प्रदेश की भाषा हो। जैसे
मलयालम हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी, यानी कि 2 भाषाओं का वहाँ पे कम्बिनेशन किया जाए, एक उनके प्रांत की भाषा हो, प्रदेश की, और एक हिंदी पढ़ाई जाए। और जहाँ हिंदी बोली जाती है जिन प्रांतों में, वहाँ क्या किया जाए, वहाँ 2 भाषाओं का अध्ययन में एक हिंदी रख दिया जाए और एक क्या रख दिया जाए, हिंदी के साथ साथ इन्होंने कहा कि एक वहाँ पे दूसरी भाषा रख दी जाए, अन्य दूसरी कोई भाषा, हिंदी हो और क्या हो, हिंदी हो और अन्य कोई दूसरी भाषा रख दी जाए जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो उसके बाद इन्होंने कहा एक आगे कि कक्षा 9 से लेकर के 11 में हिंदी व अन्य दूसरी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि देखिए हर जगह देखेंगे तो आपको हिंदी मिलेगा। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने हिंदी में बहुत ज़्यादा जोर दिया। देखिए हर जगह हिंदी मिलेगा आपको, यह मुदालियार आयोग में। तो मुदालियार आयोग ने हिंदी को राजभाषा जब घोषित कर दी गई तो इसने हिंदी को फैलाने का विशेष जोर दिया, इसलिए इसने हर स्तर पर हिंदी को रखा। प्रादेशिक भाषा हो तब भी हिंदी है, हिंदी भाषा वाला प्रदेश हो तब भी हिंदी भाषा को इसने रखा। कक्षा 9 से 11 में भी इसने हिंदी को रखा। उसके बाद कक्षा 6 से 8 में भी हिंदी भाषा की अनिवार्यता इसने की, जिसके वजह से वही समस्या फिर से आ गई। कई सारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने कहा नहीं, हम इसे लागू अपने यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकेगी। कोई नया फार्मूला तय किया जाए, कोई नया योजना आए तब सोचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी विफल हो गया, क्योंकि अब देखिए कक्षा 9 और 11 में हिंदी व अन्य दूसरी भाषा जब पढ़ाई जाएगी तो बालक अपनी भाषा पढ़ना चाहेगा या हिंदी पढ़ना चाहेगा, ठीक है। बालक असमंजस की स्थिति में हो जाएगा। इसकी वजह से यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद आता है अगला, तीसरे नंबर पर CABE। देखिए CABE क्या कहा, CABE का गठन 1956 में हुआ, ठीक है। गठन 1956 में होता है और यह अपना जो भी रिपोर्ट है वह 1957 में पेश करता है, ठीक है। और 1957 में संसद में यह इसका प्रस्ताव पारित हो जाता है, संसद से इसको मंजूरी मिल जाती है। और सबसे पहले मुख्य चीज़ है कि त्रिभाषा सूत्र नामक ये त्रिभाषा सूत्र का नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो यह आपके CABE ने किया, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो CABE ने 1956 में अपना क्या किया, एक प्रस्ताव तैयार किया और 1957 में पेश किया और संसद में इसको स्वीकृति मिल गई। और इसने सबसे पहले नाम दिया त्रिभाषा सूत्र। ये जो त्रिभाषा सूत्र नाम देख रहे हैं यह CABE ने दिया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने संसद में स्वीकृत करा दिया प्रस्ताव को और त्रिभाषा सूत्र का नाम इसने दिया। इसके बाद क्या किया इसने कहा कि कक्षा 6 से लेकर 11 तक 3 जो भाषा है वो अनिवार्य है, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर के 11 तक 3 भाषाएं अनिवार्य हैं। अब 3 भाषाएं अनिवार्य हैं तो अब 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य मुद्दा ये उठता है। तो देखिए इसने कहा कि कक्षा 6 से 11 तक 3 भाषा जब अनिवार्य है, उसमें देखिए क्या हुआ, हिंदी व अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा। अब देखिए जो 3 भाषाएं अनिवार्य हैं उसमें सबसे पहली भाषा क्या होगी, सबसे पहली होगी हिंदी या दूसरी कोई भारतीय भाषा हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए मतलब अन्य भारतीय भाषा मतलब संस्कृत हो सकती है। इसने ये कहा कि पहली भाषा हिंदी हो सकती है या कोई अन्य दूसरी स्वीकृत भाषा हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, ठीक है, उर्दू हो सकता है। उसके बाद इसने कहा दूसरी जो भाषा है, क्योंकि यहाँ पे 3 भाषा की बात की गई है, तो पहली भाषा हिंदी हो या कोई दूसरी अन्य भारतीय भाषा हो जाए। इसके बाद इसने कहा कि दूसरी मातृभाषा, ठीक है, यानी कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, प्रांतीय भाषा है वह। उसके बाद तीसरी भाषा में अंग्रेजी। इसने कहा कि पहला हिंदी हो या दूसरा कोई संस्कृत भाषा हो सकता है, ठीक है, कोई भी भाषा हो सकती है हिंदी के साथ, ठीक है। अगर हिंदी नहीं ले रहे हैं तो हिंदी हो जाए या कोई अन्य दूसरी भारतीय भाषा हो जाए। अगर ये तो पहला हो गया विषय भाषा का। दूसरा इसने कहा कि आपकी क्षेत्रीय भाषा हो जाए या प्रांतीय भाषा हो जाए या आपकी मातृभाषा हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय, प्रांतीय और मातृभाषा एक ही होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि पहला आपका हिंदी होगा, दूसरा आपका मातृभाषा होगा और तीसरा अंग्रेजी होगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी जानने से आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले मातृभाषा जानेंगे, तो मातृभाषा जानेंगे तो अपने जो राज्य के पाठ्यक्रम है उनका ज्ञान आपको होगा। उसके बाद हिंदी ज्ञान जब हो जाएगा तो आप मान लीजिए केरल के रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश में आ गए किसी कार्य से, तो आप वहाँ की भाषा समझ सकेंगे, वहाँ पे कार्य कर सकेंगे। इसके बाद उसने कहा कि यह तो हो गई अपने राज्य में काम करने के लिए मातृभाषा, दूसरे राज्य में जाने के लिए हिंदी।
और अगर मान लीजिए अपने राज्य से आप बाहर जा रहे हैं, विदेश से जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रहेगा तो आपको कार्य, ठीक है, वो काम देगा, ठीक है, कार्य करेगा। इसलिए इसने कहा कि हिंदी मातृभाषा और अंग्रेजी, यानी अपने राज्य के लिए, हिंदी दूसरे राज्य के लिए और अंग्रेजी राज्य से बाहर के लिए, विदेश के लिए। लेकिन इसका भी फार्मूला क्या हुआ, अपनाया नहीं गया, इस पर भी विवाद हो गया, ठीक है। इसे विवाद ये हो गया कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हिंदी का भी ज्ञान कराते हैं, मातृभाषा का भी ज्ञान कराते हैं, तो कौन अच्छा रहेगा इसका निर्णय कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, विवाद हो गया और यह चीज़ भी लागू नहीं की जा सकी। इसके बाद आता है आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के नाम से आप परिचित होंगे, दौलत सिंह कोठारी के नाम पे ही यह पड़ा है कोठारी आयोग। इसका गठन किया गया था 1964 में कोठारी आयोग का। देखिए कोठारी आयोग ने क्या कहा था, इसको समझिएगा। कोठारी आयोग ने कहा 1966 में इन्होंने कहा कि त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किया, और संशोधन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ही हेर फेर किया, शब्दों का अंतर है तो समझिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, यानी जो प्राइमरी लेवल है कक्षा 1 से 5 वाला, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाए, किसी प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, जो उनकी क्षेत्र की भाषा है, मलयालम है, कन्नड़ है, भोजपुरी है, हिंदी है, खड़ी बोली है, जो भी है, जो कि क्षेत्रीय भाषा है या जो कि प्रांतीय भाषा है, सिर्फ उसी में शिक्षा उनको दी जाए बालकों को प्राथमिक स्तर पे। यह बात किसने कहा, कोठारी आयोग ने कहा। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 6 से 8 तक 2 भाषाएँ लागू हों। ये तो प्राइमरी पे किसकी बात हो गई, एक भाषा की, प्रांतीय भाषा की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 6 से 8 तक का जो क्लास होगा, कक्षा होगी, उसमें 2 भाषाएं लागू हों। पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा और दूसरी कौन सी भाषा होगी, या तो हिंदी हो जाए या तो अंग्रेजी हो जाए, ठीक है, या तो हिंदी हो जाए या तो अंग्रेजी हो जाए, इन दोनों में से कोई एक भाषा, और पहली क्षेत्रीय भाषा, यानी कि 2 भाषाएं का ज्ञान कराए जाए 6 से 8 के स्तर पे। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद तीसरा है माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं लागू हों। अब माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं लागू हों, तो अब इसमें देखिए लेवल बढ़ा रहा है एक ही भाषा का, प्राथमिक स्तर पे एक भाषा, माध्यमिक स्तर पे, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे एक भाषा, और निम्न माध्यमिक स्तर पे 2 भाषा, और माध्यमिक स्तर पे 3 भाषा। अब 3 भाषा में कौन कौन सी भाषा होगी, तो देखिए 3 भाषा में सबसे पहले आपका होगा क्षेत्रीय भाषा, इसी को इसमें मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 3 भाषा में क्या है, सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, जो उनके प्रांत की भाषा है। दूसरा है हिंदी या अंग्रेजी, कोई एक भाषा, ठीक है, इसमें से कोई एक भाषा। और तीसरा है कि वह भाषा, ठीक है, जो कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो और इन दोनों में से न ली गई हो। जैसे कि आपने क्षेत्रीय भाषा ले लिया है, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा मान लीजिए आपने ले लिया हिंदी, मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, दूसरी भाषा में आपने ले लिया अंग्रेजी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पहले आपने ले लिया क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, दूसरे में ले लिया आपने अंग्रेजी, तो तीसरे में आप क्या लेंगे, अब तो आप इससे भी ले चुके हैं, इससे भी ले चुके हैं, तो तीसरे में कोई आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे कि संस्कृत ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए दक्षिण भारत के हैं तो आपने यहाँ पे ले लिया मलयालम, दूसरा ले लिया आपने हिंदी, तो तीसरा आप क्या लेंगे, अंग्रेजी लेंगे। यह चीज़ कहा किसने, दौलत सिंह कोठारी आयोग जो था, कोठारी आयोग, इसने कहा, ठीक है, अपना प्रस्ताव दिया। लेकिन इसमें भी एक स्थिति बन गई असमंजस की कि जो इन्होंने सेकेंड वाली बात की, सेकेंड भाषा वाली, क्या तो हिंदी लेंगे तो अंग्रेजी लेंगे, तो जो भी होगा वह तो अंग्रेजी ही लेगा, क्योंकि अंग्रेजी का ज़माना है, तकनीकी का ज़माना है, तो यहाँ पे हिंदी दब जाएगी। यहाँ पे हिंदी का जो विकास करने की बात की जा रही है कि हिंदी भाषा ली जाएगी, यहाँ पे हिंदी का क्या होगा, हिंदी का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा, हिंदी भाषा कहीं ना कहीं उपेक्षित कर दी जाएगी। इसलिए क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी का यहाँ पे फिर बोलबाला हो जाएगा और हिंदी दब जाने के कारण यह जो कोठारी आयोग था, इसका भी प्लान उस समय फेल हो गया, लोगों ने इसके नहीं अपनाया, कई राज्यों ने इसे मना कर दिया अपनाने से, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट से पहले ले लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको नोट बनाना होता है तो इरेज कर देंगे तो दिक्कत हो जाती है। हो गया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, इरेज कर देता हूँ यहीं से। कुछ लोग कह रहे हैं सर साइंस की क्लास चलेगी, साइंस क्लास चलेगी आपकी उम्मीद है कि 27 तारीख के बाद से,
ठीक है। अभी 27 तारीख तक शेड्यूल बिजी है, उसके बाद से चलेंगी क्लास आपकी साइंस की, इसीलिए बिल्कुल परेशान न होइए। और जब क्लास चली सो चलिए। देखिए साइंस में भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, चाहे गृह विज्ञान शिक्षण हो, चाहे भूगोल शिक्षण हो, चाहे हिंदी शिक्षण हो, सब में चीज़ें एक ही हैं। उससे भी आपको त्रिभाषा मिल ही जाएगा, आप सिलेबस अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग के बाद क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आता है। इसने कहा कि जो कोठारी आयोग ने दिया है सुझाव, वह त्रिभाषा सूत्र पे एकदम सही दिया है, ठीक है। और उसको अपनाए जाने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 ने जो कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझाव थे त्रिभाषा के, उसको अपनाने पर जोर दिया। उसके बाद CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में इसे लागू किया, जो त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला था, ठीक है। CBSE ने अपने इस पाठ्यक्रम में क्या किया, लागू किया, उसे पाठ्यक्रम में लागू, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आती है और इसमें यह होता है कि जो पहले से चला आ रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन समस्या फिर आती है, समस्या यह आती है कि कई सारे राज्यों द्वारा इसे अपनाया नहीं जाता है और यह आज भी वर्तमान समय में भी जो त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला है, यह कहीं ना कहीं उपेक्षित है और इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका है। वही घिसा पिटा पाठ्यक्रम हर राज्य द्वारा अपने से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यही था आपके त्रिभाषा सूत्र की जो भी आपकी विषय वस्तु थी, हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्या थी, उसके बाद त्रिभाषा सूत्र क्या है, यह हमने बताया। त्रिभाषा सूत्र का मतलब 3 भाषाओं का कम्बिनेशन। सबसे पहले आपकी क्षेत्रीय भाषा यानी प्रांतीय भाषा, दूसरी आपकी जो राजभाषा है वह हो गई, ठीक है। और तीसरे में आ जाता है आपका जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। जैसे कि आप मान लीजिए कि राज्य आपका उत्तर प्रदेश है तो हिंदी हो गया, ठीक है। और हिंदी के बाद एक भाषा होगी अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी, यह तो हिंदी हो गई आपके उत्तर प्रदेश की प्रांतीय भाषा, अंग्रेजी हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। लेकिन जो हम बात करेंगे आपकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, इसे भोजपुरी है। तो भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी। मान लीजिए आप दक्षिण भारत के हैं तो एक भाषा हो गई आपकी मलयालम, ठीक है। राजभाषा हो गई आपकी क्या, राजभाषा हो गई आपकी जो दूसरे पोजीशन में थी, राजभाषा हो जाती है आपकी हिंदी, और उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, ठीक है। तो इस तरह यह क्लास आपकी समाप्त होती है। मैं नितीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।